हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार अपने यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी हमारी बेसिक साइंस की क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर परमाणु का स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना पढ़ी, और उसके अंदर हमने जो कल छोड़ा था पीछे वाले लेक्चर के अंदर, वो जो बाकी जितना भी लेक्चर रहता है वो हम अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? वो है एटॉमिक नंबर। कौन सा है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं क्या? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। ठीक है, हिंदी में एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता क्या है। कोई भी जो आपको परमाणु दिया है, ठीक है, उस परमाणु के अंदर जितनी संख्या के अंदर जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम इज नाउन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो यानी हम क्या बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द number of protons present in an atom। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। या हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं किसकी? उदाहरण के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु को हम H से लिखते हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है यानी जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर को हम केमिस्ट्री में Z से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक या जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन में उसकी संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन कितने होंगे हाइड्रोजन में? 1 होंगे, अगर हम P यानी प्रोटॉन की बात करें। ठीक है, एक जो डेफिनेशन है यानी एक परिभाषा तो ये है कि जितने नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर। दूसरी जो सेकंड डेफिनेशन अपने को दी है वो क्या दी है कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम। कोई भी जो न्यूट्रल एटम दिया है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है। या हम कह सकते हैं किसी उदासीन परमाणु के अंदर, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है।
ठीक है, तो ये अपने को दिए इसकी सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, जैसे अगर आपसे हाइड्रोजन की बात की जाए, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, तो जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर यहाँ पे अपने को कोई चार्ज या कोई आवेश नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या एक उदासीन यानी एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमें पता है कि जो इसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहली परिभाषा में अपने को बताया था कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। दूसरी परिभाषा में यानी सेकंड डेफिनेशन में अपने को बताया कि कोई भी जो न्यूट्रल एटम है जिसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होगा। तो मतलब हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये क्या है, एक उदासीन परमाणु है, एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा या उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से यानी परमाणु क्रमांक आपको किसी का भी दिया हो तो उस परमाणु क्रमांक से या एटॉमिक नंबर से आप उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को किसका दिए, जैसे यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, जैसे ही कोई भी एग्जाम्पल दे दिया और आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, यानी उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कह दिया जाए कि जो आपको एक क्लोरीन एटम दिया हुआ है और आपको कह दे कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ठीक है, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया, मतलब एक न्यूट्रल एटम है, तो उसमें क्या होंगे, उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम ये डायरेक्टली इस केस के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और टर्म स्टडी करेंगे, फिर हम क्या इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो आता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास या उसको हम बोलते हैं क्या, परमाणु भार। एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हिंदी में एटॉमिक मास को बोला जाता है क्या, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई भी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in any atom। ठीक है, किसी भी एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होता है उनका जो सम होगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यह किसी भी परमाणु में उपस्थित किसी भी परमाणु में उपस्थित
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्याओं का योग, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान, या आप उसको क्या कह सकते हो? परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है किसी का कि कोई भी जो एग्जाम्पल दिया है, कह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल में हम लेके चले हैं सोडियम। ये कहता है कि आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें ये बताया गया है कि सोडियम में जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या का योग हमें दिया हुआ है क्या? 11। कितना दिया हुआ है? 11। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या का योग हमें दिया हुआ है 12। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो योग है वो हमें कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा, या जो सोडियम है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने क्या सीखा कि एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होगा। अगर आप इसका फार्मूला ड्रॉ करना चाहो तो इसका हम फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पता है एटॉमिक मास को हम A से लिखते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स को P से लिखेंगे, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स को हम N से लिखेंगे। तो ये अपने पास फार्मूला बन गया किसका? एटॉमिक मास का। क्योंकि हमें पता है कि जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्याओं का योग होगा। अगर आपके पास प्रोटॉन ही नहीं है तो आप उसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्याओं का योग, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्याओं का योग तो एटॉमिक मास होगा, पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक को शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि एटॉमिक मास A क्या आएगा? हमें पता है कि जो आपको क्या दिए, जितने प्रोटॉन दिए हैं और जो न्यूट्रॉन्स दिए हैं उनका सम कर दो। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो है 12। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल जो अपने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एटॉमिक मास, जो कि कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसी तरह आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि किसी परमाणु या एटम का, क्या कह दिया उसने? किसी परमाणु या हम कह सकते हैं एटम का जो एटॉमिक मास है, क्या दिया आपको? एटॉमिक मास, यानी आपको दिए क्या? परमाणु द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान दिया है कितना? उसने कहा है कितना है? 19 है। कितना है? 19 है। और उसका परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? ये कह दे, यानी जो परमाणु क्रमांक यानी Z की वैल्यू 9 दी है। तो ये पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास ये फार्मूला है जो आपको क्या दिया है? एटॉमिक मास दिया है, कितना दिया है? परमाणु द्रव्यमान 19 दिया है, और उसका परमाणु क्रमांक आपको कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो आप उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, उसके बाद देखो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये छोटी टर्म्स थी, एटॉमिक नंबर और जो अपने को क्या दिए? एटॉमिक मास। इसके अलावा भी जो आप यहाँ पे ये फार्मूला
अगर आपको कोई न्यूट्रल एटम दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप यहाँ पे इस फार्मूले को और थोड़ा चेंज कर सकते हो। आप Z की जगह कोई न्यूट्रल एटम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, ये हमारे पास फार्मूला बन गया क्या, एटॉमिक मास का, ठीक है। तो अब देखो किसी भी जो एलिमेंट्स के अंदर हमें पता है कि जो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह किसी एलिमेंट्स को यानी किसी तत्व को आप रिप्रेजेंट करोगे उनके एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर के साथ। तो यहाँ पे हमें दिया है कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यानी वो तो पेयर में लिखा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे Z जो दिया है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, या आप उसे कह सकते हो परमाणु क्रमांक, ठीक है। सेकंड जो A यहाँ पे शो कर रहा है वो किसको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है किसको, एटॉमिक मास को, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और जो ये X होगा ये क्या होगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये क्या होगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी जिस किसी भी तत्व का जो चिन्ह होगा, ठीक है, ये क्या होगा, तत्व का चिन्ह है। जिस तत्व की बात की जा रही है कि जिसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कितना उसका मास है। जैसे हम क्या है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है उसके अंदर हम हाइड्रोजन को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन जो है ना, इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रॉन तो मिलेगा। वो अगर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम स्टडी करते हैं तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि हाइड्रोजन जो है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप या समस्थानी। हाइड्रोजन क्या है, नेचर के अंदर 3 फॉर्म्स में मिलता है। कौन सा, एक तो वो होता है, ठीक है, जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा वो है जिसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, और एक वो है जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, आगे पता नहीं क्या याद रही ना रही। ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, ठीक है, और ये हो गया ट्रिटियम। अब आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता, तो वो कौन सा है, वो है प्रोटियम। क्योंकि हम देखें तो हमें पता है कि A है, इसका कितना है, 1, क्योंकि ऊपर हेड पे लिखा गया तो वो उसका एटॉमिक मास हो गया। Z हमें पता है इसमें कितने हैं, 1, ठीक है। और Z जितना होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें निकालने हैं क्या, न्यूट्रॉन। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, A = Z + N, मीन्स N कैसे आएगा, हमें पता है A - Z से। तो A की वैल्यू कितनी है, 1, और Z की वैल्यू भी क्या है, 1। तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें कि प्रोटियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह ड्यूटेरियम में अगर आप देखोगे तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो 1 आएंगे, और ट्रिटियम के अंदर 2 आएंगे, और प्रोटियम में 0 आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कंपटीशन का। अब देखो बाकी कोई दूसरा हम एलिमेंट्स उठा लेते हैं। जैसे आपको ऑक्सीजन दिए हैं, तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु संख्या 8 होती है, और परमाणु भार
या एटॉमिक मास 16 होता है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा जो एलिमेंट्स है इसको रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें हमें पता है जो हेड पे जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, उसका एटॉमिक मास दिया है, और जो नीचे दिया है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। तो इससे हमें क्या मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसकी, कोई एलिमेंट्स की। जैसे एटॉमिक मास कितना होगा इसका, 16 होगा। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, हमें पता है Z के इक्वल होता है, जो कि 8 दिए। और Z जितना होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और हमें पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं कोई न्यूट्रल एटम में, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स का पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन, जो कि किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास 16 दिए हैं, माइनस में एटॉमिक नंबर कितना दिए हैं, 8। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 8। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 8। तो मतलब इस तरह जो सिंबल अपने को दिए किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस सिंबल से ही हमें लगभग क्या जानकारी मिल जाती है, कोई जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी एटम्स के बारे में, कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस ये इतनी ध्यान रखनी है कि ये जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है इसमें आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, और इसके अलावा जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिएगी वो हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो आपको जो याद करनी है, वो याद करनी है आपने एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपने लर्न करने हैं, क्योंकि क्लास 10th में क्या है, जो ये परमाणु क्रमांक होते हैं 10th लेवल तक, ठीक है, वो आते हैं हमें 20 तक। ठीक है, आपको पहले 20 एलिमेंट्स के, पहले 20 तत्वों के नाम और उनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। ठीक है, और इसी तरह आपको क्या दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, अरे उल्टा हो गया कितना हो गया, 16, 17, 18, 19 और ये क्या हो गए, 20 हो गए। ठीक है, तो ये 20 तक आपको याद करनी है, इससे ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लेवल में यहाँ तक ही पूछा जाएगा, और इससे लेवल हाई हो गया तो आपको 118 तक भी याद किए हुए कम पड़ेंगे। पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, बट यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा 10th लेवल में नहीं दिया हुआ, क्योंकि हम 10th लेवल तक की NCERT कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उससे आगे आप सेकेंडियम से जिंक तक 30 तक भी याद कर सकते हो, पर इतने आपके याद हो। तो ये देखो, आप इनमें से किसी एक एलिमेंट्स को उठा लो, किसी को भी। ठीक है, जैसे आपने फॉस्फोरस को उठाया तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, उसके पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि अगर आप इसका एटॉमिक मास लिखते तो वो उसके हेड पे होता। ठीक है, तो यानी इससे पूरी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि Z कितना है, 15 है। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने हैं, 15 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15 हैं। ये जो एटॉमिक मास है यहाँ पे जैसे मैंने 31 लिखा है, ये इसका 31 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 16 हो गए, क्योंकि 31 किसका सम है, 15 और 16 का। ठीक है, तो यानी इस तरह क्या है, हम सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो क्या आती है कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमें पता है जितना उसका एटॉमिक नंबर दिए हैं उतने ही हमें क्या मिल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स का आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ एक टर्म्स हैं। ठीक है,
तो उन टर्म्स को भी हमें स्टडी करना है। पहले हम उन टर्म्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखेंगे और जो एटम्स है वो फ्रीली क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, या एटम्स जो है वो कंबाइन किस तरह होता है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, आइसोटोप्स। क्या दिया है, आइसोटोप्स। ठीक है, क्योंकि जो अभी हमने हाइड्रोजन का आइसोटोप पढ़ा था उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ समस्थानिक। आइसोटोप को क्या बोलते हैं हिंदी में, समस्थानिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि आइसोटोप क्या होते हैं, कि आइसोटोप क्या होंगे, वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, बट जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स या सब्सटेंस आप कह सकते हो, दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्या होगा, उनमें क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या होगा, सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर, बट हैविंग डिफरेंट क्या होगा उनका, एटॉमिक मास। तो उनका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे क्या, आइसोटोप्स। या आप हिंदी में कह सकते हो कि वो तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स बोलेंगे, यानी कहने का मतलब एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास या मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, तो जो आइसोटोप है उसके हमने अभी एग्जाम्पल देखे थे कि हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप अभी हमने देखे। ठीक है, 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। नंबर फर्स्ट हमने देखा था क्या, प्रोटियम। ठीक है, नंबर सेकंड हमने देखा था ड्यूटेरियम, यही हिंदी में है इनका नाम, ये इंग्लिश में है। नंबर थर्ड जो है वो क्या है, ट्रीटियम। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटियम को P से, ड्यूटेरियम को D से और ट्रीटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको देखोगे तो इसमें हम देखेंगे कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है, सेम है, जबकि इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए, एटॉमिक, ये क्या हो गए, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, सेम इसी तरह अपने को किसका दे रखा है, कार्बन का दे रखा है। ठीक है, कार्बन के हमें वैसे तो 2 दिए, वैसे 3 तक होते हैं। ठीक है, तो इसके हमें 2 आइसोटोप जो हम मेनली देखते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। एक तो इसने अपने को बताया है कि कार्बन 12 और दूसरा कार्बन जो है 14 दे रखा है। ठीक है, तो दोनों के जो पेयर के अंदर 6 है, मतलब इनके परमाणु क्रमांक क्या दिए, समान दिए, बट इनके जो परमाणु भार है यानी एटॉमिक मास है वो अपने को क्या दिए हुए हैं, डिफरेंट दिए हुए हैं। तो यानी ये दोनों कार्बन के क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए, मतलब समस्थानिक हो गए, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है जबकि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कई और एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म अपने को दी है वो दी है समभारिक यानी आइसोबार। नेक्स्ट टर्म में अपने को क्या दिए है, आइसोबार। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आइसोबार क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसोबार में देखो क्या दिए अपने को, आइसोबार्स। ठीक है,
इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, समभारिक। नाम से ही पता चल रहा है ना, जिनका भार क्या होगा, समान होगा। यानी यहाँ पे आइसोबार कौन से होंगे, जो आइसोटोप पढ़ा है आपने जस्ट उसका जो अपोजिट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, तो यानी हम बोलेंगे दोज एलिमेंट्स which have सेम, क्या होगा, एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास तो क्या होगा, सेम होगा, बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जबकि एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। यानी आप कह सकते हो कि समभारिक कौन से होते हैं, जिन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, जिनका क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। ठीक है, परंतु क्या होगा, उनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक भिन्न होगा, जिनका क्या होगा, परमाणु क्रमांक भिन्न होगा, वो क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका अपने को उदाहरण दिया है, यानी एग्जाम्पल दिए है। ठीक है, जैसे आपको क्या दे रखा है, नाइट्रोजन और जो कार्बन, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये आइसोबार है, ये दोनों एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, आइसोबार। इन दोनों के अगर आप देखो नाइट्रोजन और कार्बन को, तो इनके एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों के डिफरेंट है, जबकि जो एटॉमिक मास अपने को दिए है दोनों ही केसेस में वो क्या है, सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दोनों आइसोबार्स हो गए। ठीक है, इसी तरह जो आर्गन और जो अपने को कैल्शियम दिए, ठीक है, आर्गन 18 एटॉमिक नंबर विद जो 40 एटॉमिक मास, और ये अपने को इस तरह दिए। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप देख रहे हो कि आर्गन और कैल्शियम एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है, यानी समभारिक है, क्योंकि दोनों का जो भार है वो क्या दिया हुआ है, समान दिया है, परमाणु भार यानी एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि दोनों के एटॉमिक नंबर क्या हैं, डिफरेंट दिए हैं। ठीक है, जबकि जो एटॉमिक मास है ए की वैल्यू वो क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये एक दूसरे के आइसोबार्स हो गए, या आप कह सकते हो ये क्या हो गए, समभारिक हो गए। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या दे रखे हैं, आइसोटोन्स दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा इसमें, आइसोटोन्स का। तो आगे देखेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स कौन से होंगे, आइसोटोन को हिंदी में भी आइसोटोन ही बोलेंगे। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स होंगे जिनका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, बट नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। हम कह सकते हैं क्या, दोज एलिमेंट्स क्या होंगे, वो तत्व, दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होंगे, जिनमें समान संख्या में क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, समान संख्या के अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे, बट उनका क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जैसे अपने को दे रखा है क्या, यानी हम कह सकते हैं जिन तत्वों में क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, क्या होगी, समान होगी। ठीक है,
जबकि परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे। उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अपने को दिया है इसमें, जैसे हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये अपने को दिया है। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, ऑक्सीजन का आप ले सकते हो इसमें। तो ये तीनों जो आपको क्या है एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर यानी इन तीनों तत्वों के अंदर जो हमें क्या है न्यूट्रॉनों की जो संख्या दी हुई है वो क्या है, सेम है। अगर आप इसमें देखोगे जो Z की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसमें Z कितने हैं, 7 है। इसमें Z की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी हुई है। जबकि इसके अंदर अगर आप देखोगे एटॉमिक मास कितना है, 14 है। इसमें एटॉमिक मास 15 दिया हुआ है और इसमें एटॉमिक मास 16 दिया हुआ है। जबकि इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों में देखो 14 में से 6 माइनस किया कितने आए, 8। इसमें अगर आप क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 15 में से 7 माइनस किए 8, और इसमें अगर आप देखोगे 16 में से 8 माइनस किए 8। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है इन तीनों स्पीसीज के अंदर क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। मतलब तीनों तत्वों के अंदर जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे आइसोटोन्स। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोन। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है, जो लास्ट टर्म इसमें हम पढ़ेंगे वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे, आइसो का मतलब होता है समान, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह आइसोटोन्स बोला तो टोन वर्ड यूज किया गया था या न्यूट्रॉन्स के लिए, मतलब जहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो आइसो वर्ड जहाँ भी यूज हो तो इसका मतलब यही होता है क्या, एक जैसा, आइडेंटिकल। ठीक है, तो इसके अंदर देखो नेक्स्ट जो टर्म दिए वो अपने को दिए क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, समजातीय। ठीक है, तो समजातीय भी बोलते हैं शायद इनको, समजातीय। ठीक है, देख लेना। वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते क्या हैं, समजातीय हैं। जो परमाणु है उनको किनको बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, विच दोज एलिमेंट्स, जिन तत्वों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। मतलब आइसो मीन्स एक सा, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, यानी जिन तत्वों में क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान मिले उनको बोलते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी दोज एलिमेंट्स which have the same number of electrons, जिनमें क्या होंगे, समान संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे क्या, समजातीय परमाणु। ठीक है, यस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हम कह सकते हैं कि जिन तत्वों में क्या होगा, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाए जाते हैं, उन्हें समजातीय कहेंगे या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में देखो, जैसे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसने दिए, एक तो दे रखा है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये अभी आगे जाके समझोगे कि ये कैटायन और एनायन ये कैसे बने। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इनके ये एटॉमिक नंबर दिए, ठीक है, यानी परमाणु संख्या दिए। तो आप देखोगे ये चार जो तत्व दिए हैं, इनका जो हमें एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक है वो तो दिए क्या, अलग अलग। ठीक है, पर इनके अंदर अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या,
तो इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज दिया है। जितने भी माइनस के चार्ज होते हैं वो ये शो करते हैं कि किसी भी जो तत्व जो है या कोई एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो फ्लोरीन पे एक नेगेटिव है, तो ये जेड से तो हमें पता चलता है कि इसकी परमाणु संख्या 9 है। अगर ये चार्ज ना होता तो ये एक उदासीन था, मतलब जितने इसमें इसका परमाणु संख्या होती उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, पर इसके ऊपर क्या आ गया, एक माइनस का चार्ज आ गया, तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। इधर सोडियम को देखें तो इसका जेड कितना दिया, 11। जब इस पे प्लस चार्ज आया तो मतलब ये धनी था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो धन आवेश आया। तो जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही धन आवेश आएंगे, उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, नहीं तो इसमें कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे, क्योंकि जितना परमाणु संख्या होती है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पर इसके ऊपर चार्ज आ गया तो ये शो कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसी तरह मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है तो इसके पास 12 थे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और इसी तरह अगर एल्यूमिनियम को देखें तो इसने भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो तीनों यानी ये चारों जो टर्म्स आपको दिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, समझाती है जो आपको ये जोड़े दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, ये जो छोटी टर्म्स थी उनके बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, हमने परमाणु संरचना पढ़ी, परमाणु क्रमांक पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान पढ़ा, तो इसके बाद भी जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है वो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वही हमें क्या है बताएगा कि परमाणु जो है वो कोई क्रियाशील है कि नहीं है। ठीक है, उदासीन है या क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो किन के साथ करेगा और क्या कुछ बनाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो टर्म है ये होगी छोटी छोटी टर्म्स कंप्लीट। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जो नेक्स्ट अपने को दिए वो दिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 10th लेवल का ही आता है, मैं तो +2 BSc का करवा देता, पर कंपटीशन में आपको 10th लेवल का ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो जिसके अंदर आपने एटम के 2 पार्ट देखे थे, एक तो न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट देखा था, एक नाभिकीय हिस्सा और एक अतिरिक्त नाभिकीय भाग। तो अतिरिक्त नाभिकीय भाग में यानी आपने जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स के अंदर देखे थे सेल्स या ऑर्बिट, यानी जिसको हम कक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा था कि ये न्यूक्लियस था। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये सर्कुलर पाथ, ये वृत्ताकार जो पथ दिए इनको हमने क्या कहा था, कक्ष कहा था। ठीक है, या सेल्स या ऑर्बिट कहा था। और इन्हीं सेल्स के अंदर जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा होता है, उसी बंटवारे को हम क्या कहेंगे, या बंटवारा करने का जो मेथड होता है उसी को ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लिखेंगे कि इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या होता है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द या इनटू डिफरेंट सेल्स, इनटू डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि विभिन्न कक्षों के अंदर, विभिन्न कक्षों या कोषों में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने का या करने की व्यवस्था या जो क्रम है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। ठीक है, तो हमने स्टडी किया था कि जो कोई भी जो परमाणु है उसके क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि इनको, इन सेल्स को, ठीक है, या इन कक्षाओं को या इन कक्ष को या इन कोषों को, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो, या सेल्स को हम कह सकते हैं ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को दिए हुए हैं। तो इन कक्षाओं के अंदर यहाँ पे इसने बताया है कि अगर हम फर्स्ट सेल देखें या पहला कक्ष देखें या फर्स्ट ऑर्बिट देखें तो उसका जो नोमेनक्लेचर किया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं के सेल, दूसरे को हम एल, या के बोलो या आप उसको बोल सकते हो फर्स्ट सेल, या एल बोलो या उसको आप बोल सकते हो सेकंड सेल। ठीक है, या आप उसको एम बोल सकते हो या उसको हम थर्ड सेल बोल सकते हैं। इसी तरह या आप इसको एन या फोर्थ सेल, आप चाहो तो इसको आगे ओ पी क्यू आर उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने को क्या दे रखे हैं, सेल्स दे रखे हैं। और इन सेल यानी इन कोषों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का भरना, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था करना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखते हैं तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो फर्स्ट का सेल होता है यानी पहला कक्ष है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, फोर्थ सेल के अंदर भी यानी सेकंड के अंदर 8, और जो थर्ड सेल है उसके अंदर भी क्या है, हम क्या लेके चलेंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे। ठीक है, और जो फोर्थ है उसमें हम लेके चलेंगे 18, और इसी तरह जो फिफ्थ अपने को दिए उसमें भी क्या लेके चलेंगे, 18। इसी तरह जो सिक्स्थ अपने को दिया है उसके अंदर हम 32, और सेवंथ के अंदर भी हम कितने लेके चलेंगे, 32 ही इलेक्ट्रॉन्स लेके चलते हैं। पर जहाँ तक आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है उसमें आप ये याद रखोगे कि आप आउटर सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि 10th तक की साइंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक ही दी है। उसके आगे हम हायर क्लास में जाएंगे तो ये पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपने को दिया है कि इस तरह आप क्या इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करोगे, तो उसको हम समझ सकते हैं कुछ एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट्स का हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न आपने याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम सभी एलिमेंट्स का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडमली 20 में से कोई भी 5 या 7 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, बाकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मैंने लिया यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, और मैंने ऊपर यहाँ पे सेल्स या ऑर्बिट बनाए, ये के सेल, ये एल, ये एम, और यहाँ पे मैंने एन का यूज़ किया, क्योंकि आप 20 तक ही करते हो। ठीक है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे ओनली 1। तो अब हमारे पास ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फर्स्ट सेल, यानी k = 1 हम लेके चलते हैं, तो फर्स्ट सेल के अंदर ओनली क्या आएगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं हाइड्रोजन के बाद हमने क्या लिया, यहाँ पे मान लो 5th एलिमेंट ले लिया जिसको हम बोलते हैं बोरोन। तो बोरोन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो बोरोन जो है हमें पता है इसमें 5 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की हमने करनी है फिलिंग, इलेक्ट्रॉन को कोषों में भरना है। तो हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में आ जाएंगे, बाकी जो बचे हैं वो किसने चल जाएंगे, नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे, यानी आगे वाले कक्ष में चले जाएंगे। तो के कक्ष जो है उसमें कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
ठीक है। और बाकी कितने बच गए 3, वो किस में चले गए L वाले कक्ष के अंदर चले गए, ठीक है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे क्या दे दे, यहाँ पे फ्लोरीन दे दे, फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो दी है 9, ठीक है, यानी जो एटॉमिक नंबर है वो है 9। तो हमें पता है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है और उन 9 इलेक्ट्रॉन का हमें क्या करना है, बंटवारा करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट सेल है यानी वो है K सेल और सेकंड है L। तो हमें पता है K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 ही आएंगे। बाकी कितने बच गए, हमें पता है 9 में से 2 गए 7, तो बाकी जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में जाएंगे, आगे वाले कक्ष यानी आगे वाले सेल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को जैसे फ्लोरीन का दिया है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में कितने आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसने अपने को बताया कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलो मैग्नीशियम का, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर हमें दिया है 12, ठीक है, यानी Z की वैल्यू 12 दी है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमें देखते ही पता चल गई कि कितनी है 12 है। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हमें पता है कि 12 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो K सेल में आ जाएंगे, बाकी कितने बच गए, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो वो जो 10 इलेक्ट्रॉन है उनमें से हमें पता है कि L जो वाला जो कक्ष दिया है, L वाला जो सेल है उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब 2 और 8 यानी पहले और दूसरे कक्ष के अंदर टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन बच गए, वो कहाँ जाएंगे M वाले सेल के अंदर जो कितने हैं 2। तो इस तरह इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो हमें पता है मैग्नीशियम का जो 12 अपने को परमाणु क्रमांक दिए हैं, तो इसके अंदर पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे उठा सकते हो एग्जाम्पल किसका, क्लोरीन का, जिसका हमें 17 जो एटॉमिक नंबर दिए, देखते ही हमें पता चल गया कि पेयर में कि 17 एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉन हमें देखते ही पता चल गया कि 17 है। तो हमें सारी लिमिटेशन पता है कि K, L और M और N ये जो सेल दिए हैं उनमें क्या है, हम जो 10th लेवल में ओनली 8 ही लेके चलेंगे, 8 से ज़्यादा हम किसी में नहीं लेंगे। हालांकि 18 आता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैजिक नंबर है, ठीक है, वो +1 में काम आएगा। तो ये देखो 17 है, तो पहले में कितने आ जाएंगे, हमें पता है 2 K सेल में आ गए, उसके बाद 8 L में आ गए, तो 2 और 8 कितने हो गए 10। अब कितने बच गए 7 कहाँ पे चले जाएंगे, हमें पता है ये M सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप क्या यहाँ पे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब बात आती है इसी तरह कैल्शियम की। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, क्या दिया हुआ है 20 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि इसके अंदर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आगे वालों में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आएंगे 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 और 8 10, अभी भी कुछ बच गए, तो फिर आगे वाले में 8 आ सकते हैं, तो मतलब 10 और 8 18। अब उसके बाद भी कुछ बच गए, तो वो कहाँ चले गए नेक्स्ट सेल में चले गए। तो ये क्या आ गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह आपने क्या है कैल्शियम तक आपने अच्छी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप तैयार करना, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही तरह से लिखना सीख जाते हो तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर क्या है यही जो है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या एटॉमिक मास, या ज़्यादातर ज़रूरी है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपको सारी केमिकल रिएक्शनें या केमिकल फार्मूले बनाने आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कई बार ये स्ट्रक्चर दिया होता है, जैसे आपसे कहा जाता है कि सोडियम है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर दिया 11, तो हमें पता है कि जो Z है वो इसमें क्या है 11 है, ठीक है। तो Z 11 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी कितनी है 11 है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या वो हमें एटॉमिक मास दिया होगा तो पता चलेगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, हमें पता है 12 आ जाएगी, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या दिए, हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो अब हमें इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो हमें पता है कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रोटॉन कितने हैं भाई, 11, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 12। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। उन इलेक्ट्रॉन्स को हमें स्ट्रक्चर से शो करना होता है, ठीक है। उसको हम स्ट्रक्चर से कैसे शो करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर, जिसमें आप बनाओगे इनके सेल्स, ठीक है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इनको डिफरेंट सेल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट सेल के सेल है, सेकंड एल, थर्ड एम, ठीक है। तो हमारे पास जो के सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे, तो एल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 को ही रख सकता है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास कुछ बचे हैं, तो वो किस में चल जाएंगे, एम में। तो हमें पता है टोटल कितने थे, 11, उनमें से 10 आ चुके हैं, तो एक जो बचा है वो नेक्स्ट सेल में चला गया, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि फर्स्ट सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में क्या करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, ठीक है, और जो थर्ड सेल है उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। या आप ऐसे सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि आप ये सोच सकते हो कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपको कोई बिल्डिंग दी है, इस बिल्डिंग के अंदर जो के वाला रूम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पर्सन रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी रूम है उन सभी रूम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने रह सकते हैं, 8 पर्सन रह सकते हैं, ठीक है। जैसे ही 9 हो गया, नेक्स्ट सेल में या नेक्स्ट रूम में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप अपने माइंड में ये इतनी सी बात फिक्स कर लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि कोई भी जो एटम है उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होना है, ठीक है। तो इन रूम्स की तरह याद करो कि फर्स्ट रूम में मैक्सिमम 2, और उसके अलावा जितने भी जो रूम्स दिए हैं उनके अंदर मैक्सिमम क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन या 8 पर्सन रह सकते हैं। जैसे ही 2 से थर्ड हुआ तो नेक्स्ट में चला गया, जैसे 8 से 9 हुआ तो भी वो क्या चला गया, नेक्स्ट जो अपने को सेल दिया है उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो था वो था आज का हमारा जो बेसिक, जो कुछ केमिस्ट्री का हमें दिया था, ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में क्या है, जो फोर्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। उसके बाद कल जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे क्या, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी या हाउ डू एटम कंबाइन, के एटम किस तरह कंबाइन होते हैं, एटम किस तरह रिएक्ट करते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है।